हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और आप रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को भी बहुत ही सीरियसली और बहुत ही रिग्रेसिवली मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इस डीपीपी तक पहुंचे हुए तो इट मीन कि आप टू डे 26 का टास्क अपना डीपीपी नंबर 26 को सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन कि आप 260 प्रॉब्लम्स, क्वालिटी प्रॉब्लम्स आप लगा चुके हैं। ठीक है, ओके बच्चे, नाउ तो स्टार्ट करें। आज की डीपीपी को देख लेते हैं। सिंगल करेक्ट हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स हैं, दो मल्टीपल करेक्ट और सभी वैरायटी की प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं। पैराग्राफ भी रखा है हमने और तीन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी रखी है। बाद में इसका आंसर की यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट करें। अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द एरिया दे रखा है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस वन एंड द लाइन विच मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैराबोला। ठीक है, एंड द लाइन विच मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैराबोला ए डैश विद द एरिया बिटवीन द एक्स बराबर 0, दिस कर्व एंड दिस कर्व है ना, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन। बहुत सारी बातें सी दे रखी है ना, एकदम से पढ़ने के बाद तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता ना। ना सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने के बाद में कुछ क्लियर होता है कि नहीं होता। डायग्राम बनाते हैं पहले तो हमारे पास क्या देखा, ए इज द एरिया बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस कर्व। ठीक है, और इस कर्व को अगर मैं बनाऊं तो ये कर्व क्या बनेगा हमारे पास में, तो भैया ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर आप कुछ ऐसा रहेगा, बस एक्स बराबर की लाइन पर, एक्स बराबर 1 की लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम आएगा। ये देखो बच्चों, सबको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a अपवर्ड ओपन बनेगा है ना, और बाई इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको आसानी से दिखेगा, y बराबर 1 की लाइन आपने ड्रॉ करी, ये ऐसे y बराबर 1 की लाइन गई और इसको ओरिजिन मानते हुए आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आ गया ना। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। आगे क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ठीक, एंड द लाइन विच मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो इन दोनों कर्व को जैसे आप बनाते हो ना, तो पहले आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये दोनों कर्व को अगर मैं देखूं कि अगर इस वाले कर्व में अगर y को x रिप्लेस कर दे और x को अगर y रिप्लेस कर दे, भैया ये कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये दोनों कर्व कैसे लिखे हुए हैं, सिमेट्रिक लिखे हुए हैं विद रेस्पेक्ट टू y बराबर x की लाइन के अबाउट। जैसा इधर है वैसा ही डायग्राम इधर है। ये बात आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे आपको ये क्लिक किया, एंड द लाइन विच मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनाएगा, जो इन दोनों पे टेंजेंट बनेगा। ठीक है, और इन दोनों को जब ज्वाइन कराएंगे तो टेंजेंट यहाँ है तो 90 डिग्री बना, मतलब ये भी कैसा आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर बिटवीन कॉमन नॉर्मल, जो इस पे भी नॉर्मल बने या इस पे भी नॉर्मल नॉर्मल बने है ना। ठीक है, दोनों पे नॉर्मल। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि विच मेक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैराबोला, दिस द एरिया ए दे रखा है। मतलब ये जो एरिया है, थोड़ा वेट छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, एक तो इसके बारे में बात कर रहा है वो, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस कर्व। ठीक है, ये आ गया एंड द लाइन विच मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आ गया, दिस इज द कंप्लीट एरिया ए आ गया। नाउ आगे बात करें, आगे क्या रहा है, ए डैश विद द एरिया बिटवीन एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस, ये है ना, कलर भी चेंज कर दिया, ये वाई एक्सिस आया, एंड दिस कर्व मतलब दिस कर्व कौन सा आ गया, ये आ गया, ऊपर वाला आया। ठीक है, एंड द लाइन एक्स बराबर बाई की ये लाइन आई। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व, इन दोनों कर्व की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आ रहा है। ठीक है, ये आया, मतलब कंप्लीटली आपको इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, ये एरिया जो लिखा हुआ है, अब देखो आप जैसे आप डायग्राम बनाते हो ना, प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। भाई ये दोनों कर्व इधर तो सिमेट्रिक लिखे हुए हैं, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा डायग्राम इधर है वैसा ही डायग्राम इधर है। मतलब अगर इसका एरिया अगर ए डैश दिया हुआ है तो भैया ए डैश जो होगा, ठीक है, और इधर भी एरिया कितना आना है, ए डैश आना है, तो ए डैश प्लस ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। मतलब ए इज इक्वल टू तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डैश आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, ए बराबर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डैश आएगा ना, ये ऑप्शन आएगा। ठीक, ऑप्शन सी कैसा होगा, सही आएगा ना, यही था। आई होप बच्चों आपको जैसे डायग्राम बनाते हो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपको सारी बात भी समझ में आ जाती है। इसमें देखो मेन कंसेप्ट क्या था,
मेन कंसेप्ट ये था कि इन दोनों कर्व को समझना, कि दोनों कर्व क्या लिखे हुए, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ये। बस इतनी सी लाइन आपको बात में समझ में आ गई तो बस प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रॉब्लम मैंने देखो यहाँ पर भी लिया हुआ है ना। एक और प्रॉब्लम क्या दे रखा है, इफ द ग्राफ एफ एक्स विच इज डिफाइंड इन -2 से लेकर +2 में एफ एक्स डिफाइंड है, इज सोन इन द एडजेसेंट फिगर, इस फिगर में से बता रखा है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स इज आर। अच्छा, एफ एक्स ये दे रखा है और एफ इनवर्स एक्स कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। मतलब कि अगर एफ इनवर्स एक्स क्या होगा भाई, एफ इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो भैया आपको पता होना चाहिए कि एफ इनवर्स एक्स क्या होता है। एफ इनवर्स एक्स होता है मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन। मतलब अगर आपको एफ एक्स का डायग्राम पता है, जैसे मान लो कि ये एफ एक्स है, सपोज करो एफ इनवर्स एक्स का ये डायग्राम आएगा, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। जैसे अगर आपको ये बात मालूम है तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, अब देखो इसका इसका मैं मिरर इमेज बनाता हूँ। इसका जब मिरर इमेज लेंगे आप, है ना, इस वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लोगे आप, कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट का अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो कुछ ऐसे आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। इस वाले पार्ट का अगर ये 2,0 है तो ये कितना बनेगा, सॉरी 0,2 अगर ये पॉइंट है तो 2,0 यहाँ बना। इस कर्व का जब आप मिरर इमेज लेंगे तो जैसा इधर है तो ऐसा ही जाएगा ना यहाँ पर, और ये कुछ ऐसे चला जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। भाई एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया, 3 पॉइंट्स आए, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा भैया, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, देखो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था, बट जिसको ये लॉजिक पता होगा ना एक्चुअली वही इस सवाल को कर पाएगा। नहीं तो वो सोचता रहेगा अरे एफ एक्स दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स भी ढंग से नहीं पता ना। ओके, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, बी आया, और पहले का आंसर कितना आ रहा था, सी आ रहा है। सी और बी है ना, फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ना। नाउ मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एज, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही प्यारा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है ना। भाई इस इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर 0 के क्या रूट है, अल्फा और बीटा। ये इस इक्वेशन के रूट है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। अब देखो इस इक्वेशन में अगर मैं x बराबर 2 पुट कर दूं तो ये रिक्वायर्ड टर्म बन जाएगा। तो x बराबर हमने 2 पुट किया तो ये कितना होना, 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। इसको इस साइड लिख लिया। 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा यहाँ से बना। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ऐसे कुछ लिखा ना। यहाँ से देखें तो 5 तो यहाँ से आ गया, प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा यहाँ लिखा। अब इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो अंडर रूट ऑफ ए क्या लिखा हुआ है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 कितना आ गया, √5 आया। तो भैया इसका अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लिखना था 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा, तो कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू, 5 प्लस √5 आया। ना ए इज इक्वल टू, तो ए किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, देखो पहले हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करी, तीनों बहुत छोटी छोटी थी, बट तीनों में कुछ ना कुछ बातें सीखने और समझने वाली थी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। क्या दे रखा है हमारे पास में, एस एन इज इक्वल टू, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 1 यहां लिखा हुआ है। उसके बाद में समेशन ऑफ सेक ऑफ r माइनस 1 इंटू सेक r इक्वल टू 1 टू n। क्लियर, यहां तक की बात है ना। अब नाउ यू हैव टू थिंक दैट कि आपको पहले एक काम ये करना चाहिए, सीरीज का सम निकालते हैं।
अच्छा, इस सीरीज का अगर मैं सम निकालूं तो देखो इस सीरीज को आप ऐसे समझो, 1/ऑफ कॉस में ऐसे लिखता हूं, कॉस ऑफ r-1 इंटू कॉस ऑफ r। हमने ये लिखा और r इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 to n आया। ना अब पॉइंट इज दैट, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है तो मैंने क्या किया, इस साइन 1 को भी चलो इधर ले जाता हूँ ना, यहाँ भी साइन 1 हम ले गए, यहाँ आया। अब देखो साइन 1 को आप एक पॉइंट समझो, इसको मैं r-1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने से एक्चुअली होगा क्या, ये अगले स्टेप में आपको मालूम चल जाएगा। आपने क्या किया, साइन ए कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, मतलब ये तो टेन आर आ गया। फिर आप लिखोगे कॉस ए से कट गया, और कॉस ए माइनस मतलब साइन बी आप लिखेंगे तो टेन ऑफ आर माइनस बी, और आर इक्वल टू 1 to n ऐसे कुछ आया ना। अब सीरीज का सम लिखना है तो आर इक्वल टू आपने 1 पुट कराया, 1 यहाँ पर आया और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 2 पुट कराया तो टेन 2 यहाँ से आया, माइनस ऑफ टेन 1 यहाँ से आया। 3 पुट कराया, टेन 3 यहाँ से आया और टेन 2 यहाँ पर आया। और लास्ट में अगर चलते जाएंगे तो टेन एन यहाँ से आया और टेन ऑफ n-1 आया। तो देखो ये टर्म इससे कट गया, ये टर्म इससे कट गया, ये टर्म यहाँ से कट जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा। मतलब फाइनली अगर इसकी बात करें, इस सीरीज का सम जो आया हमारे पास कितना आया, टेन ऑफ n आ गया। ठीक है, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई कि इस सीरीज का सम कितना आ रहा है, टेन n आ रहा है। अरे यार ये तो बहुत ही आसान बात हो गई, टेन इनवर्स ऑफ टेन n लिखा हुआ है। तो ठीक है, आपको S5 लिखना है और सभी जगह उसने S5 ही दे रखा है ना। ठीक है, ये तो सिंगल करेक्ट, सॉरी S10 भी पूछा हुआ ना। अब देखो S5 अगर मुझे लिखना होगा तो कितना आएगा भैया, टेन इनवर्स ऑफ टेन 5। देखो दो कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, पहले एक सीरीज का सम पूछ लिया आपसे ना, अब इसके बारे में पूछना चाह रहा है। ये वाली प्रॉब्लम्स आपने बोर्ड में या कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे होते बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब देखो टेन 5 है, 5 और इसका जो रेंज आता है कितना आता है, -5/2 से +5/2 आता है। तो पाई को मैं क्या करता हूँ, पाई से सेपरेट करते हैं, पाई -5 तो 3.1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है, मतलब उससे कोई फायदा नहीं, रेंज से बाहर जाएगा। 2 पाई सेपरेट कराओ, 2 पाई कितना है, 6 पॉइंट समथिंग, और पाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये कुछ ऐसे लिखा मैंने, समझो 2 पाई -5। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, जो कैसा होगा, पाई/2 से छोटा ही आएगा वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या लिखा, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ 2 पाई -5 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैथमेटिकली सही करते हैं। 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा, बाहर एक और माइनस साइन लगा देते हो, यहाँ माइनस साइन आएगा तो यहाँ से माइनस 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 को बाहर ले आए, इतना आ गया। अब देखो ये इसकी रेंज में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई -5 लिख देंगे। कितना आंसर आया, 5 माइनस ऑफ 2 पाई आया, ये इसका आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बी के हिसाब से, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ना S10 और कैलकुलेट करते हैं, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन कैसे सेपरेट करना चाहिए, 3 पाई या 4 पाई, 4 पाई तो बनेगा 12 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 3 पाई सेपरेट करो आप। तो इसको मैंने लिखा 3 पाई माइनस ऑफ 10 लिखा। ठीक है, 3 पाई समझे तो कितना आ गया, 3 पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है अपना, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, मतलब एक राउंड पूरा घूम गए, 2 पाई यहाँ 3 पाई और एक कम किया, थोड़ा सा कम किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा आता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन यहाँ बाहर लगा देंगे, यहाँ माइनस साइन बाहर लगा दिया, यहाँ माइनस लगाया, माइनस बाहर आ गया, यहाँ आ गया, मतलब फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइनस ऑफ 3 पाई आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर इसका बना ना। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, डी ऑप्शन सही नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का बी और सी भी दे रखा है क्या। अच्छा देखो बच्चों, फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन ये हो गया है कि यहाँ S5 नहीं, फिर यहाँ 10 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कितना आ रहा था, 10 माइनस ऑफ 3 पाई आ रहा है ना। ठीक है, करेक्शन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी आप लोग भी इस बात को समझ गए ना। ना फोर्थ प्रॉब्लम अपना क्लियर हुआ, बहुत ही आसान आसान सी प्रॉब्लम्स थी ना। अब देखो आपके पास आया 5वें नंबर का प्रॉब्लम, ये है मजेदार प्रॉब्लम, मजेदार, वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड है ना। समझो, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन है डिफाइंड इन दिस, है ना, ऐसे करके डिफाइंड है। मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला तो आपसे पूछा हुआ है f डैश 0 पूछा हुआ है, मतलब x इज इक्वल टू, अगर हम बात करें
वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, ये दे रखा है। ठीक है, यहां से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dx अपॉन dy। एफ डैश जीरो निकालना है ना, समझाते हैं, मतलब एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले तो हम। तो यहाँ से dx अपॉन dy निकाला तो कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर आया प्लस 2y, यहाँ से आया 1, यहाँ से डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y। नाउ dy अपॉन dx अगर मैं लिखूं, ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 2y प्लस 1, ये आ गया। अब देखो dy ओवर dx का वैल्यू पूछा हुआ है x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकालना है 3y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1, इसका वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पर चाहिए। मतलब जब x का वैल्यू 0 है तब इसका वैल्यू क्या होगा, क्लियर। अब देखो, अब x का वैल्यू जब 0 है तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा, ये आप समझिए इस डायग्राम में बहुत अच्छे ढंग से कि फंक्शन ऐसे कुछ दे रखा है, ये fx है, तो y है ना। अब x का वैल्यू अगर आपने 0 लिया, x का वैल्यू 0 ले लिया, तो करस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा होगा। तो देखो भाई हमें क्या चाहिए, y चाहिए ना। तो देखो यहां से समझो, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, वाई प्लस वन, तो मतलब वाई का वैल्यू माइनस वन, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ माइनस वन आएगा। मतलब अगर वाई का वैल्यू अगर माइनस वन ले लूँ तो एक्स का वैल्यू जीरो आया, और एक्स का वैल्यू अगर जीरो लिया तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। वैसे सॉल्व भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, वाई प्लस वन, और फिर वाई प्लस वन ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा, और वाई प्लस वन और वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, जब x बराबर जीरो है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आया माइनस वन आया। अब माइनस वन यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस वन जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस वन आया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आया हमारे पास। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम थी ना, बहुत ही मजेदार थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा आईआईटी में पूछा पूछा जा चुका है ऐसा प्रॉब्लम, है ना। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक और बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। अब देखो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फंक्शन है y का, तो पहला काम तो हम क्या कराएंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे। तो 1/t लिखा हुआ, 1/t का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/t स्क्वायर माइनस 1 ऑफ टी स्क्वायर, 3y स्क्वायर 2y प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया। तो कितना है, इसको डिफरेंशिएट 1/t का कितना आ जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर, पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, 6y, और यहां से कितना आ जाएगा, 2y का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ये डिफरेंशिएशन आया y का, हमने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, बट हम कैसे कर रहे हैं, d2y dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ये आ गया ना। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मतलब ये तो यहां तक ऐसे कुछ आ गया, 6y/2 तो यहाँ लिखा, dy अपॉन dx का वैल्यू मैं यहां से लिखूं तो इतना आ जाएगा 1 अपॉन, तो 3y स्क्वायर और 2y और प्लस 1, इसका होल क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या है, y बराबर इसमें हमें क्या चाहिए, डबल डैश जीरो चाहिए, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर तो हमने यहां से लिखा, और x बराबर जीरो लिखा। x बराबर जब जीरो डालेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, माइनस तो यहाँ लिखा, y का वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट किया तो -4 आया, y का वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ से आया, प्लस का 1 यहाँ से आया, 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। ठीक है, माइनस वन से प्लस कैंसिल हो गया, फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है ना, और ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं होगा अपना, अपने अकॉर्डिंग सेकंड नहीं आ रहा। नाउ अब इसके बाद पूछा गया अगला पॉइंट, 0 to 4 fx dx। तो भैया हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 4 में, ऑप्शन सी और डी एक ही है ना, तो कोई सा भी एक सॉल्व कर लेते हैं, मतलब वो एक ही है, जिससे आंसर सही आ जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब बात को समझो, बहुत ध्यान से समझो। fx आपके पास ऐसे दे रखा है, दिस इज द fx। अब fx का इंटीग्रेशन करना है। अब fx का वैल्यू, पहले y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के पुट करें यहाँ पर, जो कि असंभव है कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालें। बट आपको एक तरीका पता होना चाहिए जो हम पहले ही डीपीपी में 2 से 3 बार सीख चुके हैं।
तो 0 to 4 तो यहां लिखा हुआ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा आप इस बात पर समझो, आप इस बात पर गौर करिए कि अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं तो इस फंक्शन का इनवर्स कितना आ जाएगा, मतलब एफ इनवर्स एक्स। तो x को आप y से रिप्लेस कराओगे तो y यहां पर आया, और y को x से रिप्लेस कराओगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही है ना। और आपको पता है कि अगर f इनवर्स x dx, ठीक है, ये आया, और f इनवर्स x को मैं इंटीग्रेट कर दूं, और फिर यहाँ पे अपर लिमिट, जो भी लिमिट यहाँ हमने लगाई और जो लिमिट हमने यहाँ लगाई, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बात समझो, देखो फॉर्मूला हमें क्या पता होता है, फॉर्मूला ये पता होता है अगर एफ एक्स ए टू बी में आपने इंटीग्रेट किया और एफ इनवर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये ए टू बी है तो ये एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कितना आएगा बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, ये आता है हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो ये एफ एक्स है, तो इसमें हम देखो जब यहाँ पर एफ एक्स में अगर जीरो डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, है ना, एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है हमारे पास। तो देखो अभी हमने यहाँ पर देखा ही था, यहां से बात समझे ना, एफ ऑफ जीरो चाहिए ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ तो आया -1। एफ ऑफ 4 चाहिए, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 4 डालूं, एफ ऑफ 4 मतलब x इक्वल टू 4 डालने पर y का वैल्यू कितना आएगा, मतलब x इक्वल टू, अगर यहाँ 4 आउटपुट चाहिए तो यहाँ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। x इक्वल टू अगर 4 डाल दिया तो यहाँ 4 आ गया, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, अब y का वैल्यू 1 ही रहेगा ना, 1 बराबर यहाँ डालेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, y का वैल्यू 1 यहाँ डाला, सॉरी समझो, एफ ऑफ 4 निकालना है, मतलब x इक्वल टू 4 जब डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आया, तो x इक्वल टू 4 यहाँ डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से कितना है 4 यहाँ पर आ रहा है, तो f ऑफ 4 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है ना। उसके बाद इसका आंसर जब लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अपर लिमिट का प्रोडक्ट तो 4 आ गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ये तो सॉरी आंसर 4 नहीं आया, मतलब ये इसका वैल्यू 4 आया। क्लियर है आपको मेरी बात, यहां तक मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना। अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है ना, फिर आगे अपना प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है। तो समझिए बात को बहुत ध्यान से, -1 से लेकर के 1 तक तो हम यहां जा रहे हैं। एफ इनवर्स एक्स डी एक्स में लिखूं तो दिस इज द एफ इनवर्स एक्स, ये तो कितना हुआ ना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स, तो हमने यहां से लिखा 0 to 4 यहां लिखा एफ एक्स डी एक्स, और 4 यहां पर आया, ठीक है। नाउ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, तो हट जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 टाइम्स हम लिख देते हैं, 0 to 1 यहां लिख दिया, एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स, कुछ ऐसे आया, 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स ना, इसका वैल्यू कितना 4 है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स, तो यहां से आया 0 to 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर है, प्लस इसका हमें फाइंड आउट करना है, मान ले ए मान लेते हैं, 4 यहाँ पर आया। अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ से आया। लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फाइनली ए यहाँ पर आ गया बराबर 4 यहाँ से आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 8/3 12, तो यहाँ से कितना है 4/3, ये इसका आंसर आया। क्या बच्चों आपको समझ में आई बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत अगर जाती भी है, इस प्रॉब्लम को 2-3 बार एक बार अच्छे ढंग से देखो, ओके ना। ये प्रॉब्लम ना अच्छे ढंग से समझ, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ये, है ना। आईआईटी भी ऐसा प्रॉब्लम पूछ चुका है ना, इस तरह के प्रॉब्लम की हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत ही बढ़िया सा और प्यारा सा पैराग्राफ है। अब देखो आपको प्रॉब्लम्स देख करके ना ऐसा लगता है हाँ आसान आसान सी प्रॉब्लम से आसानी से कर सकते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ तो जो देखो ये समझो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 क्या दे रखा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऐसे कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है।
इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, और एक्स प्लस वाई बराबर ऐसे कुछ दे रखा है, देन जेड सेटिस्फाई है ना, जेड इक्वल टू कितना एक्स प्लस आयोटा वाई ना, आई इमेजिनरी नंबर है ना। ये गिवन है कि आयोटा बराबर कितना है, अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि देन ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जेड किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, एक्स प्लस 3x माइनस वाई अपॉन में कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक कंडीशन तो ये दे रखा है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस 3y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 0 आया, ये दे रखा है। तो यहां से देखो मैं एक काम करता हूं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को आप जोड़ दोगे आयोटा से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे तो सेम टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, तो ये आ गया 3x माइनस वाई, आयोटा से ना मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा x प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा, 3 प्लस 0 आयोटा आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई। नाउ अगर आप समझे x प्लस आयोटा वाई, तो हमारे पास यहाँ से टर्म आया, ठीक है, और x की टर्म में अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ ना, y की टर्म देखते हैं साथ में ना, आयोटा वाला 3x, तो 3x मैंने यहाँ से देखा, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस आयोटा बाई यहाँ से कॉमन आ गया, 3x माइनस आयोटा 3y है ना, ऐसे कुछ है ना। अब देखो यहाँ से अगर टर्म देखें तो ये माइनस आयोटा x लिखा हुआ है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को समझे तो ये कितना लिखा हुआ है, प्लस y है ना। ठीक है, तो यहां से कितना आ रहा है, हमारे पास में टर्म आया माइनस ऑफ आयोटा x, ये आ गया यहाँ से, तो और माइनस वाई यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई, और ये कितना लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 लिखा हुआ है। क्लियर है, हाँ ठीक बात है ना। अब देखो यहां से अगर मैं आयोटा कॉमन लूँ, माइनस आयोटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर तो क्या बचेगा, x प्लस का आएगा, 1 अपॉन आयोटा आएगा, तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और y यहाँ से आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो ये तो देखो, अब x प्लस आयोटा y को तो मैं क्या लिख दूंगा, z। ठीक बात है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये कितना बन जाएगा अपना, जेड बार बन जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा, आयोटा, और ये जेड बार लिखा हुआ है। अपॉन वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड बार लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है ना, 3 यहाँ तक आया। जेड बार अगर देखो यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर पॉइंट समझें तो जेड प्लस 3 माइनस आयोटा अपॉन में कितना आ जाएगा, जेड बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आया हमारे पास ना, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जेड स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, प्लस में कितना है, 3 माइनस आयोटा, और ये कितना आ जाएगा, 3z आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो जेड स्क्वायर तो यहाँ से आया माइनस ऑफ 3z, यहाँ से आया प्लस में कितना आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। तो जेड में एक्चुअली ये कंडीशन आई, तो जेड सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, जेड स्क्वायर माइनस 3z, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 माइनस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सॉल्यूशन डज द इक्वेशन हैज। भाई इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी जेड की वैल्यू जाएंगी, तो बस सिंपल सी बात है ना, आप यहाँ से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जेड बराबर प्लस माइनस वो माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हमने किया, तो 9 यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। ठीक बात, यहां तक तो हमने लिखा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 यहाँ से किया, सॉरी माइनस, तो -12 तो यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से लिखा, तो -3 तो हमारे पास यहाँ आया, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा यहाँ से, अपॉन में 2 यहाँ से आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2 वैल्यू जाएंगी, एक है ना, 2 वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस करके, तो मतलब प्लस साइन से लेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस साइन से लेंगे दूसरा आंसर आएगा, मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यू जाएंगी। ठीक है, ध्यान क्या रखना, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लिखते हैं ना, बट अल्टीमेटली 2 ही वैल्यू जाती हैं, मतलब प्लस माइनस, प्लस प्लस साइन लेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस लेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस लेंगे फिर से प्लस आ जाएगा, मतलब अगेन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 ही वैल्यू जाने वाली है।
जेड की कितनी वैल्यू जाएगी, बस जेड में क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट आएंगे, 2 ही रूट आएंगे ना मैक्सिमम, बस तो 2 वैल्यू जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2। तो 6 एंड 7 का आंसर कितना आएगा, सी सी ऑप्शन आ रहा है। 6 एंड 7 का आंसर, 6 एंड 7 का आंसर सी सी। ठीक है, 8 9 10 इसका 2, इसका 8 8 है ना। चलो ध्यान रख लेते हैं ताकि बाद में हमें चेक करने में दिक्कत ना जाए। नाउ अब आप समझो नेक्स्ट प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आई एन इज इक्वल टू इतना दे रखा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक बात है। तो देखो आई एन अगर आप यहां से लिखेंगे तो 0 टू पाई तो हमने यहां लिखा एल एन ऑफ 1 माइनस ऑफ 2n cos ऑफ x प्लस एन स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये देखा ना। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सा होता है, ये वाला प्रॉपर्टी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 लगाया। आई एन तो हमने यहां से लिखा 0 टू पाई, यहां से आ जाएगा एल एन, यहां लिखेंगे 1 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहां आ जाएगा प्लस का साइन, 2n इंटू कॉस एक्स प्लस में कितना आ जाएगा एन स्क्वायर और dx। ठीक बात है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ आई एन, 0 टू पाई तो हमने यहां लिखा, एल एन हमने यहां लिखेंगे। अब क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन, कितना है लॉग एम एन आ जाएगा। तो लॉग एम एन आया तो देखो यहां से कितना बनेगा 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमने यहां से लिखा माइनस ऑफ 4 एन स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा dx। नाउ 0 टू पाई, ठीक है। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कराएं तो 1 प्लस एन पावर 4 तो हमने यहां से लिखा, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, यहां तक की बात ठीक है ना। नाउ अब देखो अपने आंसर में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है ना, क्योंकि मुझे अपने आंसर में cos x ही चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, 2 इसको दे दिया हमने तो माइनस ऑफ 2n स्क्वायर, तो यहाँ लिखा 2 cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ऑफ cos 2x। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो, पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। 0 टू पाई तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एल एन हमारे पास यहाँ पर है ही, तो ये क्या बना n पावर 4 बना, प्लस का 1 यहाँ से बना, 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बना हमारे पास माइनस ऑफ 2n स्क्वायर और cos ऑफ 2x dx ही आ गया। अब देखो लिमिट को हमें क्या चाहिए, 2x की जगह यहाँ पर t चाहिए ना, कुछ इस तरह का cos x चाहिए। तो एक काम करते हैं 2x को t मान लेता हूं, 2x को t माना तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो पॉइंट अगर समझा जाए, लिमिट कितना आ जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई आ जाएगा। एल एन ऑफ यहां से बना 1 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर कॉस टी हमने यहां लिखा प्लस n पावर 4 यहां लिखा, dx का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास dt बाई 2 आ जाएगा dx का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ आई एन, ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना, यहां तक की बात तो मैं समझ में आई। अब देखो इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो 0 से 2 पाई यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, dt यहां पर आ रहा है ना। हाँ अब देखो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 10 जो अपन बोलते हैं ना लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी, 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आएगा। कब आता है, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर कितना आ जाए एफ एक्स आ जाए। तो 2a माइनस एक्स निकालें, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस टी, कॉस टी आ जाएगा ना, मतलब हम यहाँ पर 2 टाइम्स लिख देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ आई एन तो हमने यहाँ लिखा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, तो यहाँ से आया एल एन ऑफ, यहाँ से आया 1 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर कॉस टी, यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ n पावर 4 dt है ना, और बाई 2 यहाँ से आ रहा है, चलो इसको कैंसिल ही कर देते हैं ठीक है। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से अगर आप समझें इस बात को और अपने सवाल को अगर आप देखें, आई एन स्क्वायर यहाँ पर लिखा ना, ये जो लिखा हुआ 0 टू पाई, अच्छा एन की जगह एन स्क्वायर पुट कर दो तो ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब ये तो क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ
एन स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, आई 100 अपॉन ऐसे कुछ पूछा हुआ है, तो एन की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, तो 2 इंटू आई 10 बराबर कितना आ जाएगा, आई 100। यहां से अगर देखें तो आई 100 अपॉन में आई 10 का वैल्यू कितना है, 2 आया। ये हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर, ये आंसर आना चाहिए। तो क्या आंसर दिया है इसका, 8 का आंसर देख लेते हैं एक बार, भूल गए ना। ओके, 8 का आंसर 2 आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है बच्चों हो ना, यहां तक की बात तो मैं समझ में आई ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 समझो आप, क्या दे रखा है, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है, इलिप्स ये है, ये कंडीशन दे रखी है, ये हाइपरबोला दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, हैज द सेम फोकस F1 एंड F2। तो पहली बात तो देखो, इन दोनों के फोकस सेम आ रहे हैं, तो जैसे ही फोकस सेम आए ना, एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दोनों कैसे कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, दिस इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इट मीन कि दे हैव सेम फोकस। पॉइंट P इज द वन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 एंड PF1 इज परपेंडिकुलर टू PF2। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हमने इलिप्स बनाया, ये हमने हाइपरबोला बनाया। ठीक है, ये हमारे पास फोकस है F1 और ये दूसरा फोकस है F2। ठीक है, और मान लेते हैं कि P क्या है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो PF1 तो ये आ गया और PF2 हमारे पास ये आया। ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक बात तो आपको ये मालूम चली। आगे उसमें देखो क्या बोला हुआ है, ऐसे कुछ, E1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ C1, E2 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ C2। मतलब E1 इलिप्स का एसेंट्रिसिटी है, E2 हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ये पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो। स्टैंडर्ड दे रखा है हमारे पास, मतलब इसका अगर फोकस लिखूं इलिप्स के हिसाब से तो A1 E1 कॉमा 0, और हाइपरबोला के हिसाब से A2 E2 कॉमा 0। मतलब एक बात तो मुझे समझ में आई कि A1 E1 बराबर कितना है, A2 E2 आया। एक बात तो मैं ये क्लियर है। ठीक है, एक रिजल्ट। अच्छा, अगर इलिप्स के हिसाब से अगर हम बात करें, एक बात और मुझे पता है कि भाई PF1 प्लस PF2 बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं हाइपरबोला के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो भैया कितना आएगा, PF1 माइनस ऑफ PF2, इसका मैग्नीट्यूड ये 2A1 आ जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ A2 आ जाएगा। इतना आएगा, सही बात है। मुझे क्या चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, E1 E2 में कोई कंडीशन आ सकती है कि, देखो यहां से समझे, मान लें अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर मान लो कि मैंने दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ PF1 स्क्वायर प्लस P टाइम्स ऑफ F2 स्क्वायर, प्लस का 2AB और माइनस का 2AB कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो यहां से आया। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट समझो, ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर हैं, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में, इलिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2A1 A1 E1, है ना, ये आ गया। ठीक है, तो 2 तो चलो मैंने यहां पुट कर दिया, सॉरी इसका स्क्वायर आएगा ना, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर A1 स्क्वायर E1 स्क्वायर और 4 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ये A2 स्क्वायर, ये आया। 4 से 4 कैंसिल हुआ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमें A1 अपॉन, यहां से तो कुछ पता है, A1 अपॉन A2 के बारे में मालूम है, या फिर A2 अपॉन A1 एक ही बात है ना। एक काम करते हैं, A1 स्क्वायर से डिवाइड लगा देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर, तो यहां से A1 स्क्वायर से डिवाइड लगाया तो 1 प्लस ऑफ A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। A2 बाई अगर A1 अगर मुझे लिखना है, ये कितना आ जाएगा, E1 बाई E2 आ जाएगा। तो E1 बाई E2 अगर मुझे लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस
E1 स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाए E2 स्क्वायर आया, ये आया ना। अब देखो E1 स्क्वायर को मैं यहां से अगर डिवाइड लगा दूं तो देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन था ना पहले, ये जनरली जहां मैं पढ़ाता हूं वहां सीट का प्रॉब्लम है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन ये रहता है ना। पहला पॉइंट तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। नाउ उसके बाद पूछा हुआ हमसे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो देखो अब आगे अगर प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करने का तरीका देखो क्या होना चाहिए आप लोगों का, बहुत ही आसान होना चाहिए। 1/E1 स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं √2E1, सॉरी, ओहो, हाँ, इसको वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट 2 टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ E1, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ E2, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं दैट इक्वल्स टू 1। अब इसको मान लिया अपने cos स्क्वायर थीटा और इसको मान लेते हैं साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा ना, cos थीटा साइन थीटा लेते हैं ऐसे, ये इतना आ गया और ये इतना आ गया, ठीक है। अब आपको पास देखो 1/2√E1, हमें इसका वैल्यू चाहिए ना, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं ना, चलो मैं यहां लिखता हूं। तो देखो मुझे एक बात तो मालूम चली कि 1/2 टाइम्स ऑफ √E1 बराबर कितना आ रहा है, सॉरी √2 टाइम्स ऑफ E1 बराबर cos थीटा आया। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, E1 का अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 cos थीटा ना, तो ये आ जाएगा 1/√2 sec थीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा पहले तो ये बताइए। E1 को इधर भेज दिया, cos थीटा इतना है ना, चलो ठीक है, E1 ये आ गया। ऐसे आप सिमिलरली E2 की बात करें तो E2 बराबर कितना आ जाएगा 1/√2 sec थीटा, ये आ गया। E2 हमारे पास ये आया। चलो अब थोड़ी जगह बनाते हैं और आगे बात समझते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। 9 तो यहां से आ रहा है, E1 स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, 2 तो यहां से आ गया, sec स्क्वायर थीटा हमने यहां लिखा, और E2 स्क्वायर हम लिखें तो 1/2 यहां लिखेंगे, और दिस इज अपना बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इतना आया 9/2। sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ थीटा। 9/2 तो यहाँ से तो चलो 5 तो आ ही गया। अब यहाँ से कितना है 9/2 tan स्क्वायर ऑफ थीटा तो हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन ऑफ हाफ ऑफ cot स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ गया। इसका आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो AMGM से निकाल सकते हैं, कितना है 2 टाइम्स ऑफ √AB, तो 9/2 हमने यहाँ लिखा, 1/2 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो ये कैसा आ रहा है, 4 से 2 कट जाएगा, फाइनली ये 3 आया, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। 5 यहाँ लिखा हुआ तो ओवरऑल कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। तो क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज 8, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 8, ये आंसर आएगा बच्चों ना। आई होप आपको ये प्रॉब्लम करके मजा आ गया होगा ना, ये प्रॉब्लम भी मजेदार था, ये प्रॉब्लम भी मजेदार था, और ये प्रॉब्लम भी बढ़िया ही था ना, और साथ में ये प्रॉब्लम बढ़िया ही था, मतलब कई सारी प्रॉब्लम बढ़िया बढ़िया आपको मिल गई इस DPP के अंदर। पहले फर्स्ट टाइम सॉल्व करते ना तो हालत खराब हो जाती है बच्चों की ना। और सॉल्यूशन देखने के बाद तो लगता है यार बड़ा आसान था प्रॉब्लम, वैसे सॉल्यूशन आपसे नहीं आ रहा होता है। जैसे अब ये प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ऑल द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज ऑन ए पैराबोला एंड वन ऑफ इट्स साइड हैज स्लोप 2, मतलब हमारे पास में क्या दे रखा है, एक तो पैराबोला कुछ इस तरह से है, y² = 4ax, ठीक है। एक वर्टेक्स ये आ गया, मान लेते हैं कुछ ऐसे मान लेते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। थोड़ा सही से बनाते हैं, ये मान लेते हैं इक्विलेटरल है मान लेते हैं ना, लेट दिस इज इक्विलेटरल, और स्लोप एक का कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ओके। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस have a sum equal to p upon q where p and q are relatively prime positive integers, then value of q minus p is, ये पूछा गया आपसे ना। तो बड़े ध्यान समझना प्रॉब्लम को। the x coordinate of the 3 vertices,
मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, इसका मतलब ए बी सी वर्टेक्स हो गए। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेते हैं। एक्स का वैल्यू अगर टी1 लिया तो वाई का वैल्यू टी1 स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अगर टी2 लिया तो वाई का वैल्यू टी2 स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर टी3 लिया तो भैया टी3 स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया ना। ठीक है, वर्टेक्स ए बी सी हमारे पास इस तरह से आ रहा है। नाउ पॉइंट इज दैट एक का स्लोप कितना है हमारे पास में, कितना आ रहा है इस लाइन का स्लोप निकालूं तो मैं अगर y2 माइनस y1 तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर अपॉन में t1 माइनस t2, मतलब कितना है t1 प्लस t2 आया। ये आ रहा है ना, और ये t1 प्लस t2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मतलब इस लाइन का स्लोप तो पता है हमें 2 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भैया, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आपको ये निकालना है t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सा हिंट समझ में आ गया होगा यार कि अगर इस लाइन का t1 प्लस t2 आ रहा है स्लोप है ना, तो ऐसे अगर इस लाइन का स्लोप लिखूं तो मैं t2 प्लस t3 आ रहा होगा। मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप m2, इस लाइन का स्लोप m3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका स्लोप m2 आया, मतलब m2 किसके बराबर आ रहा है, t1 प्लस t3 के बराबर आएगा। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है हमारे पास में, t2 प्लस t3 के बराबर आएगा। ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब इस लाइन का स्लोप निकाल दें, वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस पता है मुझे 60 डिग्री। एक लाइन का स्लोप पता है, अदर लाइन का स्लोप निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे मुझे इसका स्लोप निकालना है, मतलब यहां से निकाल लेते हैं। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है, मैं जो यहाँ पर बोलने वाला हूँ, जैसे ट्राइंगल फिक्स कर रखा है तो आपको जब भी ऐसा एंगल निकालना होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ आप। मतलब मैंने क्या लिखा, tan 60 लिखा, tan 60 बराबर में क्या लिखूंगा, फाइनल, फाइनल कितना मेरा 2। इनिशियल मतलब यहां से हमने स्टार्टिंग किया, रिवॉल्व होना, घूमना स्टार्ट किया था, तो यहां से कितना है m2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m2 यहां से आया, और दैट इज कितना आ गया, √3 आया। ठीक है, ये एक वैल्यू आई मेरे पास। दूसरा वैल्यू, अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नाउ अब मैं देखो यहां से अगर मैं लिखूं ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, चलो ठीक है, यहां से लिखते हैं, यहां मैं लिखता हूं tan 60 एंटी क्लॉकवाइज है तो फाइनल एंगल कितना है m3 माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m3 बराबर कितना आ गया, √3 आ गया ना। यहां से m2 m3 निकाल देते हैं। यहां से अगर मैं जब m2 निकालूंगा तो 2 माइनस ऑफ m2, चलो एक बार लिख लेते हैं, √3 हमने यहां लिखा प्लस 2 √3 इंटू m2, तो इसको इस साइड लेके गए तो 2 माइनस ऑफ √3 तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, m2 यहां से कॉमन आया, अंदर कितना आ गया 1 प्लस 2 √3 आया। ठीक है, m2 का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2। ना यहां से अगर निकालें m3, अगर निकालें m3 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ही निकाल देता हूं ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 √3। ओके, 2 √3 यहाँ से आया, इसको इधर ले गए तो 1 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा √3 और यहाँ बनेगा प्लस का 2, और m3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 √3 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, m2 मतलब आपको क्या मालूम चल गया, t2 प्लस t3, मतलब ये आ गया ना, t1 प्लस t3 है और यहाँ से t2 प्लस t3 है। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, तीनों स्लोप्स का सम निकालता हूं, m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्चुअली में ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है t1 प्लस t2 t2 प्लस t3, तो ये 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t3 लिखा हुआ है एक्चुअली में। अब तीनों स्लोप्स का सम लिखते हैं, 2 तो यहां से आया, यहां से आया 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 √3। ठीक है, पॉइंट समझते हैं आगे, और ये कितना आ रहा है 2 माइनस ऑफ √3, तो यहां से लिखा, सॉरी
2 प्लस रूट 3 अपॉन में क्या लिखा 1 माइनस ऑफ 2 रूट 3 लिखा। यही आ रहा है ना, हाँ यही है ना। नाउ पॉइंट इज, तो 2 तो मैंने यहां लिखा, इसको इधर एलसीएम ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करा है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस 1 4, ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, रूट 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ऑफ रूट 3 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ से आया, प्लस का 4 रूट 3 यहाँ से आया, रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का रूट 3 यहाँ से आया, प्लस का 6 आया। अपॉन में अगर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 4 रूट 3 12 आ जाएगा। ओके ये आया है ना। अब समझो बात को, माइनस का 4 रूट 3 प्लस का 4 रूट 3 कैंसिल, माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3 कैंसिल। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 यहाँ लिखा हुआ है, 8 आ गया, प्लस 2 कितना आ गया 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ दिया 16 आ गया। मतलब फाइनली ये कितना आ रहा है 16 आया। तो 2 माइनस 16 अपॉन में कितना आ रहा है 11 आया। 22 माइनस 8 किया 16 किया, सॉरी 16 कर रहे हैं तो 4 6 है ना, तो 6 अपॉन 11 आया। ये आंसर आ रहा है अपना, है ना। क्या पूछना चाह रहा है सवाल में, तो सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस है ना, तो ये आया। तो ये 2 से और डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसने क्या बोला है सवाल में कि P अपॉन क्यू है, तो Q माइनस पी इज, तो Q माइनस पी कितना आ जाएगा यहां से 8 आ जाएगा। ये P अपॉन क्यू, तो Q माइनस पी इज इक्वल टू 8, दिस इज आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात एकदम ढंग से समझ में आ गई। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी सॉल्व करके मजा आ गया होगा ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अच्छी अच्छी थी। एक बार क्विक रिवीजन बता देते हैं फटाफट से ना, किन किन प्रॉब्लम्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है और क्या क्या खास बातें हमने सीखी। जैसे इन तीनों प्रॉब्लम्स में ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम था, ये बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था। कैलकुलेशंस वाइज, क्योंकि कई बार क्या है पता होता है बट हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते। ठीक है, ये आसान प्रॉब्लम था, ये मजेदार प्रॉब्लम था। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए आपको। ये कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन सेंस वाला, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था और ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको डीपीपी नंबर 26 आपने कंप्लीट कर लिया। इट्स मीन आप 260 प्रॉब्लम्स कर चुके, बड़ी बात होती है ना। ना हो तो बच्चों आज यहीं अलविदा लेते हैं आप लोगों से। ओके बाय बाय।